Hello, good morning students. Now we have to start the new chapter of class 10th, chapter number 3rd of biology. How does organism reproduce? organism कैसे reproduce करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले हम पर देखेंगे कि टॉपिक क्या कहता है। हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन ऑफ ओन काइंड। हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देख लीजिए और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देख लीजिए, सभी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ट्रांसफर्ड होती है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी रिप्रोडक्शन। वो क्या कहलाएगी? आपकी रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के अलावा और क्या स्टडी करना है? रिप्रोडक्शन के अलावा हमको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको इसमें टाइप्स स्टडी करना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, इसके अलावा उसमें सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव मोड, माइक्रो प्रोपोगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीन, बर्थ कंट्रोल उससे होने वाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल डिसीजेज, और दूसरे चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ एजुकेशन। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इतना कुछ स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले तो स्टडी कर लेते हैं कि भैया हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन। क्या होगा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मेंटेनेंस। अगर हम हैं और हमारे बाद हमको पूछने वाला, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो हमारी जो स्पीसीज हैं वो वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पहली बात तो ह्यूमन रेस या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी रेस को मेंटेन करना है। तो उसकी रेस को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज मस्ट नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पर हम बोल रहे रिप्रोडक्शन इज दैट ओनली द नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर पर्टिकुलर काइंड डाउट इन द वर्ल्ड इंक्रीजिंग द सिंगल स्पीसीज। यहाँ स्पीसीज को हम लोगों को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी तो कहीं का भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसको अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज वाई फर्स्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की पॉपुलेशन को बढ़ाना। थर्ड वन है एवोल्यूशन। अगर हम मान लीजिए कि हम ऑर्गेनिज्म हैं, हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 ममा से आते हैं और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे? फादर से। तो यहाँ पर दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? 46। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वेरिएशंस। वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 23 फ्रॉम द बोथ साइड, 23 दोनों तरफ से आएंगे, और दोनों तरफ से आने के बाद क्या होगा? 46 बनेंगे। और हमारी बॉडी में हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी ना बनते हुए क्या बनते हैं? चेंजेस बनते हैं। अगर एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे तो हम अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडप्ट नहीं कर पाएंगे। सो अगर हमको इस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडप्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इवोल्यूशन का होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बंदर थे पहले, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मंकी। हम मंकी से ओरिजिनेटेड, मंकी जैसे जानवर या मंकी से ही हम लोग ओरिजिनेटेड हुए हैं। तो उनमें और आप में कितना चेंजेस है? क्या चेंजेस है कि उनकी पूरी बॉडी हेयर से कवर होती है। दूसरी बात, उनका रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पर हम उनसे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि उनके जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन होने के बाद जो है वो ह्यूमन बीन में बदले हैं। और ये प्रोसेस जो इवोल्यूशन की है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। इस धरती पे सिर्फ अमीबा को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉर्टल नहीं है।
अमर नहीं है। सभी ऑर्गेनिजम्स की कोई लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि जब बात करें कि आपने बटरफ्लाई देखी होगी, तो बटरफ्लाई जो होती है 1 से 2 वीक जो हैं वो सरवाइव करती है। माउस चूहा देखा आप लोगों ने, 4 साल तक उसकी ज़िंदगी होती है। अपने घर के आसपास आपने बहुत सारे डॉग्स देखे होंगे, उनकी लाइफ जो होती है डॉग्स की कितनी होती है, नियर अबाउट 25 to 30 ईयर। डॉग्स की लाइफ स्पैन जो होती है वो होती है 25 से लेकर 30 साल। ओके। इसके बाद अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, तो क्रोकोडाइल जो होते हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे ज़ू में। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं उन क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन होती है कितनी, नियर अबाउट द 60 to 80 ईयर, 60 से लेकर 80 साल। और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 80 से लेकर 110 साल की जो है इनकी ज़िंदगी होती है। बहुत से और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हम आजकल तो 80 ईयर्स भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम ये बोल रहे हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी अपनी लाइफ स्पान होती है जिसमें वो जीवन जीते हैं। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ द डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? नहीं। अगर हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पेरेंट से डिवाइड होकर 2 में बढ़ जाते हैं। ओके। तो इनमें जो डीएनए होता है वह डीएनए एज इट इज़ ट्रांसफर्ड हो जाता है। ओके। इनका डीएनए क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा। अब डीएनए क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी जो सेल होती है उस सेल के अंदर एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो क्रोमोटीन, क्रोमोटीन के बाद क्या हम बोलते हैं जीन, और जीन जो होता है वो डीएनए। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, तो हम तो डायरेक्टली बोल देंगे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उससे बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड, जिसका नाम एक्चुअली क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो जो हमारे बॉडी में मोस्टली डीएनए होता है, तो जो डीएनए होता है वह हमारी सारी जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि इस डीएनए का क्या होता है, कॉपी होती है। ये एक डीएनए है, इस डीएनए की एक स्ट्रैंड अलग हो गई, 2 स्ट्रैंड होती है, 5 3 और 5-3। तो ये हमारे डीएनए की कॉपी डीएनए होता है। अब क्या होता है भैया, ये डीएनए बीच में से डीनेचर्ड हो जाता है और इनकी क्या हो जाती है, वापस से कॉपी हो जाती है। तो जब कॉपी होती है उस कंडीशन पे 99.9% डीएनए सबका सेम होगा, नो चेंजेस। बट वो जो 0.1% डीएनए जो बच गया है वही हमारे अंदर क्या लाता है, वेरिएशंस लाता है, क्योंकि इसका रिप्लिकेशन हुआ है। और रिप्लिकेशन होने के बाद जब रिप्रोडक्शन के दौरान ममा और पापा से आपकी बॉडी में आएगा, तो ये जो 0.1% जो डीएनए चेंज हुआ है यही कमाल करता है, यही आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। बार बार आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ द डीएनए। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, पर वो एक सिंगल सेल ही किस में बढ़ जाती है, उनके दूसरे डीएनए में। मतलब उनकी सिंगल सेल जो है वो दूसरे में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो वी कैन से द वेरिएशंस इज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस वन। उसके बाद क्या होता है, कभी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब ये जो डीएनए है, ओके, ये डीएनए जो है वो किसी अल्ट्रावायलेट रेस, केमिकल, किसी के कारण क्या हो गया, इसके सीक्वेंसेस होते हैं ATGC, ओके, AT, ऐसे बहुत से सीक्वेंस होते हैं जिसको हम कोड्स बोलते हैं। इन सीक्वेंस में किसी कारण कोई चेंजेस हो गया, ओके, कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से सेंसेस टूट गए हों, बिखर गए हों, या इनमें कोई चेंजेस हो गया है, तो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो वैसे तो म्यूटेशंस जो होता है वो हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, पर कभी कभी जो म्यूटेशंस हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि ये डीएनए की जो कॉपी होती है म्यूटेशन में भी और वैसे भी, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होती रहती है, ट्रांसफर्ड होती रहती है। तो हम जनरल सा बोल सकते हैं कि चाहे टेम्परेचर हो, चाहे केमिकल कंडीशंस हो, कुछ भी कंडीशंस हो, उसमें म्यूटेशन का होना स्वाभाविक है। बहुत से ऑर्गेनिज्म, हमने बैक्टीरिया, वायरसेस को देखा होगा। जैसे अभी कोविड वायरस चल रहा है, तो आपने कोविड के बारे में देखा होगा कि कोविड नॉर्मल टेम्परेचर पे डीनेचर हो ही नहीं रहा। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस से अबव, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37, इसलिए हमारी बॉडी में ये अभी नहीं मर रहा है। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 75 से अबव होता तो हम उसको डीनेचर कर सकते थे, ओके, इसकी सीक्वेंसेस को बदल सकते थे, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए अभी वैक्सीन बनने में टाइम भी लगेगा और वैक्सीन ट्रायल भी चल रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हॉट क्लाइमेट, बैक्टीरिया जो होते हैं
जैसे आपने कभी वैष्णो देवी गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हॉट स्प्रिंग के झरने होते हैं, गर्म पानी के झरने। इन झरनों में भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, उसको थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया बोला जाता है। बहुत खारे पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को बहुत लंबे समय तक खारे पानी में नहीं रख सकते, बहुत भाप में नहीं रख सकते, गर्मी में नहीं रख सकते। पर ये ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए में चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये हेरिडिटी वेरिएशंस आता है इनके अंदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उस कंडीशन को अडेप्ट करने की, उस कंडीशन को लेने की कैपेसिटी बन जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज़ नोन एज दी अडेप्टेशन। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए में क्या होगा, वेरिएशंस आएगा। जब आपका डीएनए है, डीएनए में वेरिएशंस आया तभी इवोल्यूशन होगा, म्यूटेशन हुआ तो भी क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चेंजेस लाने में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट्स। ओके, ए का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। सेक्सुअल मतलब तो आप जानते हैं। ओके, तो असेक्सुअल मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन में। सिंगल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन नोन एज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में तो वो रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म का होना वो सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कहा जाएगा। उसके अलावा दूसरा होता है आपका सेक्सुअल। तो सेक्सुअल के अंदर क्या होगा, टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। टू, तो वन इज द मेल, एक आपके इसमें मेल इन्वॉल्व होगा और दूसरा कौन इन्वॉल्व होगी, फीमेल। सो देयर आर द टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल एंड फीमेल। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल नहीं होते हैं, और ये सिंगल ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। अब ये जो प्रोसेस होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं। पहला अगर टाइप्स बात करें तो वो पहला टाइप्स होता है फीजन। ओके, ये आप देखेंगे दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। सेकंड जो होता है वो होता है बडिंग। बडिंग भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होती है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है। बडिंग के अलावा होता है आपका नेक्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में टूट जाना। सब डिटेल में देखेंगे हम लोग। फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद रीजनरेशन, जैसे हमारी लीवर, पेनक्रिया, लीवर हुआ, प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म होता है वो, चिपकली की पूंछ, स्टारफिश, ये सब क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ टूट गई है बॉडी में तो उसको वापस से क्या बनाएंगे, रीजनरेट करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म इससे वापस बन भी जाते हैं। तो रीजनरेशन की प्रोसेस। स्पोर, फंगस देखी होगी ब्रेड के ऊपर आप लोगों ने। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन भी इसमें होता है। व्हाट इज दैट, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन के बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने आप में एक अलग टॉपिक, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक आज जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह टूट जाता है दो पार्ट्स में। जैसे एक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म को जब भी रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सबसे पहले फूड का अक्यूमुलेशन करते हैं एनर्जी के लिए। तो फूड का अक्यूमुलेशन होगा। अक्यूमुलेशन होने के बाद, खाना खाने के बाद, फूड अक्यूमुलेट होने के बाद इनमें दो प्रोसेस चलती हैं। पहली प्रोसेस चलती है कैरियोकाइनेसिस। कौन सी होगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टू ब्रेक डाउन। तो न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, कैरियोकाइनेसिस। वो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। ओके, जब न्यूक्लियस टूट जाएगा, देखिए डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, जब इनमें न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या हो गया है, टूट गया है। तो न्यूक्लियस टूटने के बाद अब साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म की प्रोसेस की टूटने की प्रोसेस जो होती है, ये जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा आपका, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म बिकम ब्रेक डाउन इनटू दी
टू, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो 2 पार्ट्स बने उसको हम डॉटर सेल बने। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर एक बाइनरी फिज्म लीशमानिया एक ऑर्गेनिज्म होता है। जो लीशमानिया होता है वो लीशमानिया डिसीज कैरिंग होता है, बीमारी फैलाता है, एक तरह का पैरासाइट है ये। इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो देखिए अब सिंगल ऑर्गेनिज्म भी जो है वो ट्रांसफर, इनके बीच में ग्रूव्स बन जाता है। इनके पहले न्यूक्लियस देखिए सेंटर में देखिए न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो गए हैं कैरियोकाइनेसिस से, उसके बाद इनके बीच में फीजर बन जाता है और एक ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 पार्ट में इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। दीज आर नोन एज द डॉटर सेल, ये क्या कहलाएगी आपकी डॉटर, एंड दिस वन इज नोन एज द पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स हो जाएंगे। तो हम यही बोल सकते हैं कि जो पूरी प्रोसेस होती है यह कहलाती है बाइनरी फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, लेबल डायग्राम ऑफ दी अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको पसंद आया होगा। आप इसके नोट्स बनाइए और इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।